खोल देगा ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं। यस सर। तो लगता है कि सब सॉन्ग सब भुलावा लगे हो गए। नल्ला आदमी सॉन्ग भुलावा लग गया होगा। हाँ तो चलो, जब तक है तब तक तुम लोग को फॉर्म छवाएंगे नहीं हम, चलेगा। लस कर रहा है। बहुत जल्दी कॉलेज खुल जाएगा, टेंशन ना लो। कॉलेज खुले तो बात तो फिर तो जो जहाँ जहाँ कमी होगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम का टेंशन हो जाएगा। ना ना, एग्जाम का टेंशन नहीं है। एग्जाम का टेंशन तो सबको होता है, चाहे जैसा भी लेवल का हो। नहीं सर, हम लोग नेशनल पे है ना सर। ओ ये हो डालना है ना, करवा देंगे कि समस्या नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में कैसे एग्जाम देना चाहिए वो भी सिखा देंगे हम, कि किस चीज को पढ़ना है, इसी को डालना है ना। हाँ, ये जरूरी चीज है। मान ले कि 100 बच्चा है, 100 ऐसे करो। बच्चा तो नहीं पढ़ता है। कुछ बच्चा बहुत अच्छा होता है तो वो सभी चीज को पढ़ लेता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको ज्यादा पढ़ता है लेकिन समझ में नहीं आ पाता है, ऐसा बहुत सा बच्चा है। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना इसमें लाइट नहीं चलता है। तो क्लास सर माइक म्यूट करने बोलिए ना सर पहले। बाबू तुम सब अपना आवाज बंद कर लो, फिर मेरा बात सुनो, तुम भाषण सुन रहे, ठीक है ना। भाषण ये स्मॉल है क्या? मजा आएगा। बड़ा जे। हाँ, तुम लोग ये कहानी रखे हुए हैं, जल्दी से आ जाओ, कहानी एक से रखे हुए हैं। तो फिलहाल तुम लोग अपना आवाज इतना ढूंढती है। जैसे कॉलेज खुलेगा तो अब तक जितना भी हम क्लास डिस्कस कर चुके हैं उसको आगे बढ़ाएंगे ही, साथ साथ प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर उसको रिवीजन जरूर करवाएंगे। उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कि एग्जाम के टाइम किस चैप्टर को पढ़ के जाना है, किसको छोड़ के जाना है। तो ये चीज उसके लिए होगा जो बिल्कुल डरता है, बिल्कुल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसको बहुत ज्यादा डर लगता है कि उसको डर पता नहीं फेल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे। तो उसके लिए एक स्पेशल हम बताएंगे ट्रिक कि क्या पढ़ना क्या छोड़ के जाना है। तो वो उतना भी कर जाएगा तो वो पास कर जाएगा। पास होने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पास होने के लिए जिसको बहुत डर लगता है बाबू आशीष मुंडिया, तुम अपना आवाज बंद करोगे? तब अपना आवाज उसको रिमूव कर दीजिए ना। स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज 31 जनवरी है, आज जनवरी मंथ का आखिरी दिन है। उम्मीद है कि फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक हो सकता है एग्जाम हो जाए, मेरा अपना अनुमान है, ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते श्योर कब का होगा। फिर भी हमारे तुम लोग के पास अभी भी 1 महीना टाइम है, सब कुछ लेके फॉर्म भरने पे सब कुछ करते करते 1 महीना का टाइम मिल जाएगा तुम लोग को अभी भी। तो अभी भी अगर तुम लोग रिविजन में लग गए हो तो तुम लोग काम बन जाएगा। लास्ट मोमेंट में हम बस तुम लोग को हेल्प कर देंगे कि कहाँ डाउट है उसको ठीक ठाक कर देंगे। तुम लोग को एक कदम आगे बढ़ना होगा। तो अभी जब तक कॉलेज नहीं खुल जाए तब अपने आप को एकदम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जहां तक मुमकिन हो जाएगा वहां तक अपने आप को एकदम मजबूत कर लो कि हाँ इतना मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ताकि जब तुम आओगे तो फिर उस समय हम तुम लोग का हम क्लियर कर देंगे जो भी डाउट है। तो आज हम एक न्यू चैप्टर, अब जो चैप्टर आने वाला सब है अच्छा बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन ज्यादा लेंथी नहीं, बस वो एक दो फॉर्मूला बस पढ़ना है, उसके बाद सारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है क्या क्या है, उसके बाद लास्ट टाइम पे तुम लोग को हम बोलने के लिए देंगे। तो अभी तुम बस सुनना है। तो जितने बच्चे भी ऑनलाइन में है तो वो सिर्फ सुनेगा, ठीक है, और अपना कॉपी में चीज को लिखेगा। समस्या जहां पे डाउट आएगा वो बाद में हमसे पूछ लेगा। यहाँ अगर आवाज साफ नहीं आ रहा है तो वो फिर हमसे फोन लगा के पूछ लेगा कि सर यहाँ पे समस्या डाउट हो जाए तो फिर से क्लियर कर दीजिए। तो इतना हम करेंगे। उसके बाद उम्मीद कर रहे कि डाउट होना नहीं होना चाहिए। अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा पढ़ लिया होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ा सा ठीक ठाक उसको मालूमात होगा तो उसमें समस्या नहीं होगा। चलो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो
पिक्चर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। रोहित कुमार मंडल आवाज बंद कर लो अपना। सर बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कल का थोड़ा बता देते हैं सर, उसमें बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कल में डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं डाउट कैसे हो रहा तुमको है। रोहित कुमार मंडल, यस सर। देखो रोहित तुमको डाउट पता नहीं सेमी सर्कल में डाउट, ये चीज है ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। यस अब सर। ये चीज यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चैप्टर जो राजेश से पढ़ाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है इसका, 4r/3 पास फ्रॉम बेस, यही होता है। तो अब बताओ हमको कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब ऐसा करो कि इसका टोटल, ये तो मेरा सर्कल हो गया, और देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये पूरा है। तो पूरा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इधर से पास करेगा तो क्या होता है, तो इसका होता है पूरा यहाँ से मेरे सेंटर हो गया है, आधा कर देंगे बस। देखो बस हम तो बस हेल्प करेंगे, बस आइडिया देंगे कैसे सॉल्व होता है। तो पूरे कितना होता है, ये मान लेते हैं x। ये पूरा रोटी है, एक रोटी का सेंटर है जिसका रेडियस r हुआ, और रोटी को आधा भाग से काटेंगे। उससे पहले रोटी में पूरा था, रोटी में पूरा था, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू π/64 एंड d का पावर 4। अगर ये मैं टोटल में डायमीटर मान लेते हैं, इसको पूरा में इसको पर डायमीटर मान लेते हैं, इसका रेडियस हो गया, तो डायमीटर मतलब हो गया d/2 इक्वल टू r। ये चीज है, तो इसको रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ज्यादा मैं डायमीटर का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, इसलिए हम डायमीटर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और मेरे अनुसार ज्यादा न्यूमेरिकल और ज्यादा तुम्हारा जो मेथड है उसमें डी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आर नहीं करने, आर भी क्या आता है, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मेरे जो किताबों से पढ़ा है, जो तुम्हारे सिलेबस में जो किताबों में सॉल्व किया जाता है, उसमें डायमीटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल डायमीटर के टर्म में लिखते हैं। तुम लोग आर के टर्म में भी लिखा, और ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कभी है कि तुम लोग डायमीटर से पढ़ के आते हैं और पूछ देता है कि आर के टर्म में क्या होगा, तो सिंपल है, d/2 कर देंगे, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, तो इसको ये तो मैं पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, रोटी को आधा बांट देंगे, जब आधा बांट देंगे तो आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर दिए, तो इसका आधा का निकल गया। तो अब इसका जो आंसर निकला है, अब जो आधा का निकला है उसका आंसर निकल जाएगा ये चीज, लगता है इंक खत्म हो गया है, ये इसका निकल जाएगा आधा का। अब मुझे निकालना इसके अबाउट, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आधा रोटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता यहाँ पर है, तो अब हम इसके अबाउट निकालता, इसको नाम दे दिए CG। तो अब कैसे निकालेंगे CG, हमारे इसके अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके अबाउट निकालना है तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इसी के भी अबाउट निकालना मुझे होता है x, तो वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एरिया इनटू उसकी दूरी, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सारा पता नहीं तुमको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला होता है। अब CG के अबाउट निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ कितना, इतना मान दिया हुआ है। ए दे दिया, एरिया किसका, एरिया हाफ का एरिया, तो इसका आधा एरिया कितना, पूरा का एरिया का फॉर्मूला होता है, पूरा का एरिया का फॉर्मूला। जिसको डाउट है उसके लिए का अभी हम कर रहे हैं, रोहित कुमार मंडल, इसको कॉपी में बनाओगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, कॉपी बना के हमको फिर सेंड करोगे कि सर रिजल्ट आया कि नहीं आया। एरिया होता है, पूरे का एरिया होता है π/4d², लेकिन मुझे कहा गया आधा रोटी का, तो आधा रोटी कितना हो जाएगा, इसका भी आधा कर देंगे, ये निकल गया आधा रोटी का एरिया, तो यहाँ पे इसका मान पुट कर देंगे,
और y का मान क्या होगा, y का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि पहले से कैलकुलेटेड किया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल चुका है, इसका मान यहाँ पुट कर देंगे 4r 3 पाई का स्क्वायर, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक सर। है सर। हाँ रोहित बोलो। ठीक है सर। सर बोल हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर बोल रहे अगर एक्स आई एक्स एक्स का बराबर बेस का अगर अबाउट बोलेगा तो क्या होगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेस के बहुत निकल गया तुम्हारा ये आंसर। हाँ सर हाँ। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तुम समझ में आ जाएगा। चलो अब थोड़ा सा हम न्यू चैप्टर में दूसरे, ये न्यू चैप्टर है तो थोड़ा सा दिमाग में खोल खाल के तो देखो, आज का जो न्यू चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेस। अरे यार बेंडिंग स्ट्रेस, इसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस। लोगों को चौक लेके आते हैं। इसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, पता नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें पढ़ना क्या है वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में से आता है। सबसे पहले हम दो तस्वीर बनाएंगे, बस दो तस्वीर। पहला तस्वीर बनाएंगे हम, थोड़ा सा ये बड़ा तस्वीर है, दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर ये है, मतलब ये ऐसा है, ये जो हम कॉपी किताब लिए हुए हैं ऐसा शेप का ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ओके, जिसमें से ये सामने का कुछ लेंथ दिया हुआ है, तो ये हमने मान लिया ये टोटल लेंथ है, ओके, और ये इसका एक लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो गया, ओके, यहाँ देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और ये इसका लेंथ हो गया, सामने का लेंथ, तो सामने का लेंथ L हो गया और ये क्रॉस सेक्शन मैंने ये लेंथ हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, तो कॉपी का ये पार्ट क्रॉस सेक्शन और ये इसका लेंथ, ये और ये है क्या, ये बीम है, ये क्या है, बीम है। तो पहली बात है कि बेंडिंग स्ट्रेस में हमें बात करना है ये कितना बीम है। अब बीम तो बहुत तरह का होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, तो सारा बीम अपने खोपड़ी में डाल लेना है, हो सकता कौन सा बीम के बारे में बात किया जाए, तो हम अभी फिलहाल करें कोई भी बीम हो सकता है, तो कॉम्पिटिशन्स में वो तुम्हारा बीम का नाम भी दे देगा कि हाँ ये बीम है, तो आप दिमाग लगाओ कि अच्छा कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्ट बीम है, वो कैसा निकलता है बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर है, तो हम खोपड़ी खोलोगे कैंटिलीवर में कैसे निकलता है बेंडिंग मोमेंट, फिर पूछेगा कि भाई ये मेरा कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोड है, अच्छा बीएमटी कैसे निकलता है, तो बीम जैसे ही यहाँ पे आएगा तुम्हें अपने दिमाग में दो चीज इस्तेमाल कर लेना है, पहला टाइप ऑफ बीम, दूसरा इसके ऊपर कौन सा लोड है। अब समझ में आ गया होगा कि एसएफडी और बीएमडी कितना इंपॉर्टेंट रोल अब आने वाला है, तो वो मान के चलो कि वो मुझे आता है, तो बीम में टाइप और लोड की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो फिर यहाँ फंस जाएंगे कि भाई जिसका बीएमडी नहीं निकालने आता है, जिसको समस्या है, तो इसमें न्यूमेरिकल में वो फंसेगा, 100% है कि वो लड़का इसमें फंसेगा, डेरिवेशंस कर लेगा, अभी हम जो समझाएंगे डेरिवेशंस मुझे समझ में आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल वाले में केस में वो पक्का फंसेगा, इसलिए एसएफडी बीएमडी को थोड़ा सा देखना होगा तुम लोगों को न्यूमेरिकल के टाइम, ओके। तो ये बीम है, बीम का कोई पोर्शन दिया गया है, कुछ स्टूडेंट लोग बोल रहा है ऐड करने के लिए सर। अरे ये तो यहाँ पे सब
पता चलता नहीं ना, आदमी पढ़ाने के मगन में रहता है। ओके, तो ये मेरा बीम का कोई पोर्शन है। अब कैसा है इसको तो और हम विजुअलाइज करते हैं। ये मान लेते हैं मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, बस हम तुमको डायग्राम भी सिखाएंगे, वो डेरिवेशंस वो सब समझ में आ जाएगा, पर तुम पिक्चर को एनालिसिस कर सीख जाओ कि ये तस्वीर किताब में तो जो तस्वीर बनाता है तुम यूट्यूब में देखोगे, किताबों में देखोगे, वो सभी में तस्वीर बना रहता है, लेकिन सवाल है कि तस्वीर को विजुअलाइज जब कर लोगे ना तो तुमको डेरिवेशंस करने में आसानी होगा। तो ये हम लोग बीम ऐसा पढ़ते थे कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे रिएक्शन लगाते थे आर ए, यहाँ पे रिएक्शन लगाते थे बी। अब इसके ऊपर कुछ भी लोड डाल देते थे हम लोग इस तरह के। अब बीम का तस्वीर थोड़ा चेंज होगा। अब ये बीम मेरा हम बीम बनाएंगे ऐसा, ये बीम ऐसा हो गया। तो इसी का कोई पोर्शन यहां से यहां तक का पोर्शन हम मान लेते हैं एल। तो यही पोर्शन उठा के रख दिए यहाँ पे एल। ये करो टोटल जो टोटल लेंथ है मेरा एल, ये बीम का वही लेंथ हो गया एल, और ये बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब बीम के ऊपर ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा वो चीज है वो हम बाद में देखेंगे हम लोग। चलो, तो अब इसकी जरूरत खत्म हो गया। तो अब दिमाग में डालना कि बीम कैसा है और बीम कहाँ पे रखा हुआ है। इसके ऊपर कुछ भी लोड हो सकता है, इसके ऊपर लोड यूडीएल, कैंटिलीवर, यूडीएल, पॉइंट लोड, वैरिंग लोड, कुछ भी मेरा लोड इसके ऊपर हो सकता है ना। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इसको हम बैंड करेंगे बाबू, इसको हम क्या करेंगे, बैंड करेंगे। बैंड कैसे करेंगे जरा उसको हम दिखा दें करके। जैसे मान लो कि ये चीज है, अब इसको हम बैंड, क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट लगाएं, बेंडिंग मोमेंट तो लगता है, चाहे वो एसएफडी मेरा कोई भी बीम हुआ, कोई भी लोड हुआ, तो उसके ऊपर तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो जब वो बैंड होगा तो ये चीज को देख लेते हैं सिंपल क्या होगा, इस पे ऐसा बैंड होगा। तो ये बैंड हुआ ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू फोर्स। अब कोई फोर्स, चाहे वो मेरा कैंटिलीवर बीम के साथ यूडीएल हुआ, वो तो बैंड करना चाहेगा। तो ये चीज में बैंड हुआ तो बैंड ऐसा होता है। तो बीम का ये पोर्शन ऐसा बनेगा, छतरी के जैसा। ओके, छतरी जैसा बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट तस्वीर बनाएंगे ऐसा, जब मोमेंट लगा तो मोमेंट के चक्कर में ये चीज ऐसा बैंड हो जाएगा। तो ये मानते हैं कि इधर हम एक मोमेंट लगाते हैं एम, और इधर भी मोमेंट लगाते हैं एम। ये एम लगा क्यों, किसी भी तस्वीर में साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा कोई एम मोमेंट लगा, जिसके कारण ये क्या होगा, ये बैंड होगा। अब बैंड होगा तो कैसा बैंड होगा, तो पहला तो इनिशियल लेंथ इसका एल ही है, तो बैंड होगा तो अब बैंड ऐसा होगा। थोड़ा सा हम जगह मेरा कम पड़ रहा है, तो हम इसको हम नीचे में बनाएंगे। ऐसा बैंड होगा। अब ऐसा बैंड होगा तो फिर हम देखेंगे कि कहां जाके ये कोण बनाएगा, एंगल कहीं ना कहीं कोण बनाएगा ये चीज। ये बन गया थीटा, एंगल थीटा, तो ये चीज कोण बनाया। तो इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। इसका नाम दे देते थे यहाँ पे ए था। अब जिसको बेंड किए तो ऊपर वाला जो लेयर है जिसका नाम लेयर बोलेंगे, ए बी एक टॉप लेयर हो गया, अच्छा डी सी बॉटम लेयर हो गया। इसके अलावा बीच में बहुत सारा लेयर हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ लेयर बन सकता है, लेकिन मेरे पास का टाइम नहीं कि हम करोड़ टाइप का लेयर बनाएं, इसीलिए हम इतना सा लेयर बना के समझा देंगे। तो बहुत सारे लेयर होगा, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे लेयर हम जो कंसीडर करेंगे वो 3 लेयर करें कंसीडर, एक टॉप लेयर, एक बॉटम लेयर जिसका नाम होगा ए बी और डी सी, और एक लेयर ऐसा भी होगा जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये पास करेगा, एक लेयर हम बना रहे हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, ठीक ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मोटा गढ़ा बना देते हैं ताकि दिखाई दे तुम लोग को। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये क्रॉस सेक्शन है मेरा। क्रॉस सेक्शन से भी जस्ट लाइक ये कैसा है, इमेजिन तो तस्वीर को, ये हमारा ऐसा पार्ट है, ओके। और ये देखो ये सेंटर ऑफ, बीच में जो ब्लैक है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, ओके। तो ये मेरा लेंथ जिस लाइक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टॉप लेयर हो गया, ये बॉटम लेयर, टॉप लेयर बॉटम लेयर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे 3 लेयर की बात हम करेंगे, ओके। ये हो गया, ये जो लाइन है बाबू ये मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको डिफरेंशिएट करेंगे अलग टर्म से भी लोग उसका आगे। और जब हम बेंडिंग लगाएंगे, जब इसको से घुमा देंगे, बैंड करेंगे, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ए बी जो टॉप लेयर है, इसमें कुछ लेंथ में बढ़ोतरी होगा, लेंथ चेंज होगा, जितना a डैश और b डैश बोल देंगे। a डैश एंड b डैश, क्योंकि a और b जब हम बैंड करेंगे तो ऊपर वाले लेयर में कुछ लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि खिंचावपन होगा, तो ये क्या खिंचावपन इसका बढ़ेगा, तो खिंचावपन ये पार्ट मेरा बढ़ जाएगा। तो इसे नया हमने लेयर दे दिया a डैश और b डैश। बेंडिंग मोमेंट नीचे की तरफ झुकने से इसका ऊपर वाला लेयर बढ़ गया, लेकिन उसके नीचे का जो लेयर है d डैश और c डैश, ये क्या होगा, घट जाएगा। तो जो चीज हम मोमेंट लगाए, तो ऊपर वाले लेयर में क्या खिंचावपन आया, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर क्या लगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगा होगा, टेंसाइल फोर्स लगा होगा। नीचे वाले में क्या लगा होगा, नीचे हम लगा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा होगा या कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा। तो बहुत ताज्जुब की बात है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग खोलोगे कि जब मोमेंट हम लगाएं तो मोमेंट के कारण इसके ऊपर फोर्स पैदा हुआ, जो कि इसकी लंबाई को बढ़ाएगा, नीचे वाले को लंबाई को घटाएगा। तो मतलब है कि इस दोनों के बीच में फाइट होने वाला है, लड़ाई होगा। लड़ाई कहां पर रुक जाएगा, ये ए बी बोलता है डीसी को कि तुम लंबा हो जाओ मेरे साथ, डीसी बोलता है भैया हम लंबा काहे होंगे, हमको तो घटाने के लिए कहा गया है, ये घटा। तो अब क्या होगा कि जैसे ए बी लेयर डीसी की तरफ मूव करेगा तो लंबाई धीरे धीरे क्या होगा, लंबाई धीरे कम हो जाएगा, ये लंबाई कम होगा, फिर इसकी लंबाई कम होगी, फिर इसकी लंबाई कम होगी, करते करते तब जाके हम पहुंचेगा। तो एक ऐसा लेयर मिलेगा मुझे जहां पे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा, इक्वल, ओके। उसी को कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस, जहां पे दोनों की लंबाई एक हो जाए। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी यही है न्यूट्रल एक्सिस। थोड़ा सा हम कलर को चेंज करें तो ऊपर वाले को सबको मिटा देते हैं। तो ये हो गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस एन ए, तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ओके, न्यूट्रल एक्सिस जिसको हमने कहा है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये तो ये भी मान ले, यही मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो इनिशियली में न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो एल होगा, न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ एल ही होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ए डैश बी डैश में कितना एलोंगेशन हुआ, ए बी में कितना एलोंगेशन हुआ, ये सवाल है। बी डैश सी डैश में कितना कंप्रेसिव हुआ, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेन लगा, कितना टेंसाइल स्ट्रेन लगा, ये दो चीज को हम देखेंगे। तो ये मेरा तस्वीर हो गया 1 2, ये मेरा ऐसा इसका क्रॉस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बाबू। और ये चीज बैंड होगा, जब ये बैंड होगा तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मान लेते ये क्या करें, ये बैंड होना चाहिए इस तरह से, ये चीज हमेशा बैंड, मतलब यहाँ पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, क्योंकि ये चीज घूमने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक ऐसा, ये ऐसा। तो ये क्रॉस सेक्शन जो ये चीज है, ये क्या होगा, ये जस्ट ट्राई करेगा घूमने के लिए, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर आएगा, क्योंकि ये चीज तो हम चाहते हैं कि फूल घूमे नहीं, रोटेट नहीं करे, क्रॉप्स नहीं टूटे नहीं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हाई होता है कि रोक सके, मतलब ये रोटेट नहीं कर पाए, ठीक ना। लेकिन रोटेट होना तय है, क्योंकि मोमेंट हम लगाएंगे तो मोमेंट आई विल ट्राई टू रोटेट द बीम,
बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट कि वो चाहेगा इसको रोक ले। ओके, तो वो चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अंदर आएगा। दो तस्वीर कंप्लीट। अब इसी तस्वीर का यूज करके हम इक्वेशन के ऊपर पहुंचेंगे। क्लास टाइम मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तो रोक देंगे। हाँ बोलो, अब क्या बोलना चाहा अभिषेक, कुछ बोल रहे सर थे? न्यूट्रल एक्सिस वाला केस समझ में नहीं आया। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई काम का नहीं। न्यूट्रल ना गाड़ी ना आगे भागे ना पीछे। नहीं सर वो समझ गया, मतलब कैसे पता चलेगा न्यूट्रल एक्सिस हम लोग को मिल रहा है? कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल एक्सिस होता है कि नहीं मिला होता है? न्यूट्रल एक्सिस का हम अभी जो इक्वेशंस ड्राइव करेंगे उससे मेरा न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन पता चला जाएगा। दूसरी बात, इन न्यूट्रल एक्सिस को डिफिनेशंस के अनुसार हम बताते हैं जहां पे ना टेंसाइल स्ट्रेन होगा ना कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। जैसा पहले था वैसा ही वो रहेगा। ये चीज पोर्शन जब टेंसाइल वाला जब कंप्रेसिव के नीचे जाएगा तो तब न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। जब कंप्रेसिव स्ट्रेन वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तब न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। न्यूट्रल एक्सिस हमेशा बताइए, जरूरी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सभी केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस होता है। जहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहीं से इसका न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस करेगा। तो अब यहाँ पर जो एल है, क्योंकि शुरुआत में ए बी का लेंथ एल, न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ एल, डीसी का लेंथ एल, लेकिन मोमेंट होने के बाद ए डैश बी डैश हो गया, डी डैश सी डैश में लेंथ में बदलाव हो गया। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस में कोई भी लेंथ की बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना टेंसाइल फोर्स लगा ना कंप्रेसिव फोर्स लगा। टोटल स्ट्रेन न्यूट्रल एक्सिस में 0 हो जाएगा। तो हम जब न्यूट्रल एक्सिस में ऑब्जेक्टिव तुम लोग से पूछेगा कि न्यूट्रल एक्सिस के बारे में क्या समझते हो, सबसे पहला बात लिखोगे कि नेट फोर्स 0। नेट फोर्स दिखाइए देता हूं, नेट फोर्स 0। इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हो नेट फोर्स। इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज ऑफ लेंथ बराबर होगा किसके बराबर? कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये सारा ऑब्जेक्टिव का खेल है, ये सारा ऑब्जेक्टिव का खेल है। इतने चीजों से पूछ सकता है। ठीक इसमें ही आएगा कि न्यूट्रल एक्सिस होता है मोस्ट केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू सेंट्रोइडल एक्सिस उसके बाद फाइनली हम इसका जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग फॉर्मूला से कर लेते हैं, जो कि मेरा टारगेट है यही निकालना। कि वो न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगा मेरा। तो एक तो मैं कहा कि स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड शेप, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कैसा है? स्क्वायर के फॉर्म में है, गोल चक्का टाइप का भी हो सकता है, गोल जैसा भी हो सकता है। तो इसे स्टैंडर्ड शेप होता है। तो स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एक्सिस, इट्स फिक्स्ड फॉर द स्टैंडर्ड। लेकिन जहां बॉडी कॉम्प्लेक्स दे दिया, क्योंकि तो मालूम ही होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करता है तो उसका कैलकुलेशन करना तय हो जाता है। तो न्यूट्रल एक्सिस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता, उसे फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव कर लेंगे कैसे निकल जाता है मेरा। अब आते हैं हम लोग हैं कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं कितना हो पाता। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें किस तस्वीर की जरूरत पड़ेगा? तुम्हें सिर्फ इसी तस्वीर को देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। एक तस्वीर इसको देखना है, एक भी क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक और फंडामेंटल तस्वीर। हाँ, इसी तस्वीर को हमने डिवाइड किया, मोड़ दिए। अब इसका और क्रॉस सेक्शन एरिया का खेल देखेंगे, क्योंकि ये मोमेंट लग रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में रोटेट करेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में रोटेट करेगा तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मेरा आएगा। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन पे। फिलहाल इस तस्वीर की मेरी काम नहीं पड़ेगा, हमको इसका जरूरत पड़ेगा।
ठीक है। फिर ये क्रॉस सेक्शन एरिया को भी ध्यान से हम बाद में यूज करेंगे। तो इस वाली तस्वीर को मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, तुम किसी को भी ले सकते हो, चाहे ए बी को ले लो या सी डी को। सबसे पहला बात कि ए डैश बी डैश में स्ट्रेन कितना पैदा हुआ, कितना इसमें चेंज लेंथ हुआ। तो इनिशियल कितना था इसका है, इनिशियल लेंथ ऑफ ए बी का इनिशियल लेंथ कितना था, मेरा एल था। ओके, एल ही मार्कर इनिशियल लेंथ एल था। लेकिन जब हमको इसके टर्म से निकाल के दिखा दो तो ये एल क्या होगा, वही होगा जो न्यूट्रल एक्सिस से होगा। न्यूट्रल इनिशियल क्या है मेरा, तो जब कोई बेंड हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे स्टैटिक कंडीशन में रखा होता वही चीज है। तो ए बी मेरा क्या हो गया, तो मतलब यही न्यूट्रल एक्सिस ही है, तो कोई में चेंज हुआ नहीं, कोई फोर्स लगा नहीं, तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ वही होगा जो एल होगा। और इसको एंगल के टर्म से निकालने के लिए कहा जाएगा। तो अब एंगल के टर्म से कैसे लिखोगे, तो कुछ याद है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कुछ याद होगा। इसको रेडियस बोलते हैं, ये थीटा हो गया और ये आर्क हो गया। तो कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, ये चीज निकल गया। तो मतलब आर्क किस निकलेगा, एल इंटू थीटा इंटू आर से गुना कर देते हैं, मतलब रेडियस को गुना करते हैं थीटा से, ये पार्ट में निकल जाता है। तो एल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें कुछ अब हम लोग नंबर देते हैं। जैसे न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर की दूरी हमने माना आर, कैपिटल आर, क्या माना, कैपिटल आर। इस कैपिटल आर का नाम क्या है, इस आर को बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे पहला चीज। अब इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले लेयर की दूरी को हमने मान लिया y। जैसा अगर न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर निकालना है, तो न्यूट्रल एक्सिस से इसकी दूरी y हो गया, कहां से लेके b डैश से, b डैश से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी हो गया y, ओनली y ले लिए। अब जब बेंड किए तो अब फाइनल लेंथ कितना हो गया, फाइनल लेंथ ऑफ ए डैश बी, मतलब इसका कितना लेंथ हो गया, ए बी डैश का कितना हो गया, दिमाग लगाओ यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लिख दिए 8 थीटा, लिख दिए 8 थीटा, 8 थीटा लिख दिए जस्ट जिस टर्म में। और क्योंकि अभी इनिशियल लेंथ में अर्थ ही बराबर ही था, ये लेंथ होगा ओरिजिनल लेंथ के बराबर में। अब इसको डिफॉर्म कर दिए तो ए बी क्या होगा मेरा, ध्यान दोगे कि r प्लस वाई इंटू थीटा, यही फॉर्मूला निकलेगा, थीटा इंटू आर। तो अब टॉप लेयर की दूरी कितनी होगी न्यूटन, यहां से इससे इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, तो r प्लस वाई इंटू थीटा, वो r प्लस वाई इंटू थीटा। अब किसी को समस्या है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, जब फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं दिक्कत ना कर दे। जो लड़का जो पढ़ रहा है, जो ऑनलाइन देख रहा है, उसके लिए कह रहे हैं, आधा पाचल सो गया होगा, तो जो देख रहा है उसको थोड़ा सा भी अगर डाउट लगा तो पूछ सकते हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम कि कहाँ कैसे कैसे आया फिर कैसे नहीं आया। तो हमको लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ओके, तो इनिशियल लेंथ कितना है, फाइनल ये हो गया, तो चेंज ऑफ लेंथ कितना हो गया, चेंज ऑफ लेयर, लेयर का मतलब हो गया ए बी लेयर हो गया, न्यूट्रल एक्सिस लेयर हो गया, डी डैश सी डैश लेयर हो गया। तो कितना चेंज हुआ, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे हम लोग है,
तो क्या निकल जाएगा r थीटा प्लस y थीटा, यहाँ से गुना कर दिए सबको हम लोग, है इस पार्ट को गुना कर दिए, थीटा को r से थीटा को y से, माइनस r थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल हुआ, ये दोनों कट गया, क्या मिला मुझे इसका आंसर, चेंज ऑफ लेंथ में निकला ये y थीटा, तो y थीटा मेरा से निकल गया ये पार्ट। सर हाँ सर हाँ बोलो देवनाथ, बोलो करो। सर बोले चेंज ऑफ लेयर निकाले, ए बी का है ना सर सिर्फ? हाँ ए बी का निकाले हैं, ठीक है सर, वही पूछ रहे थे। हाँ ए बी का निकाले हैं, तो हम लोग चाहे डीसी को निकाल सकते हैं, बस फर्क इतना है कि इसका पॉजिटिव लेंथ बढ़ा है, इसका आंसर नेगेटिव नहीं, यहाँ पे कंप्रेसिव लगा तो जो चीज घटता है तो उसका लेंथ घटता नेगेटिव में आ जाता है, बस यही फर्क होगा समझ में। ओके, पहले यहाँ तक कहाँ तक काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म होने के बाद अगला स्टेप उठाना है जो कि हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आप पूछेंगे कि बताओ जब चेंज ऑफ लेंथ इतना है तो टोटल स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन 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 इन ए बी, स्ट्रेन इन ए बी, अब ए बी में कितना होगा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला किसी को याद होगा तो बता सकते हो, चेंज ऑफ लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज ऑफ लेंथ कितना हुआ y थीटा, तो स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से दिखा दिए, एप्सिलॉन मतलब थीटा, स्ट्रेन तो समस्या है जी, तो लाइट वाइट यहाँ पे चौक बहुत, तो y थीटा बटा r थीटा ओरिजिनल लेंथ, तो ये थीटा थीटा चला गया, बचा क्या चीज y बटा r, तो स्ट्रेन इज y बटा r, बहुधातु इक्वेशन है ये, बहुत एप्लीकेबल बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया है। स्ट्रेन का मतलब हो गया कि y बटा r, y का मतलब हो गया न्यूट्रल एक्सिस से